हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है तैयारी? मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। और बच्चों, क्या चल रहा था? हमने पिछली वीडियो में क्या किया था? संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। और आपने संज्ञा और सर्वनाम को अच्छे से पढ़ लिया होगा, वीडियो देखी होगी। उसमें कैसा लगा आपको? तो यह आप वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कैसा लगा आपको। और कोई भी उसमें प्रॉब्लम आपको नजर आती हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं उस समस्या का समाधान करूं, आगे से और इम्प्रूव करूं और उसकी भी समस्या का समाधान करूं। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम किया था और आज हम उसी में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, क्रिया। ठीक है, तो क्रिया क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो क्रिया क्या होता है? क्रिया के बारे में आपने बचपन से सुना होगा। क्रिया क्या होता है? किसी कार्य का करना या होना पाया। जिस शब्द से हमें ये पता चले कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसको क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, फिरना, सोना, खाना, घूमना, ये सब क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया के बिना वाक्य कंप्लीट नहीं होता। वाक्य कंप्लीट क्रिया के साथ ही होता है। और एक बात और है, हर भाषा में मीन्स वाक्य में, हर भाषा के वाक्य में क्रिया का स्थान अलग अलग होता है। जैसे इंग्लिश में ले लो, क्रिया का स्थान अलग जगह है, हिंदी में अलग जगह है। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, तो इसमें क्या हुआ? राम मीन्स सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया। परंतु हिंदी में क्या है? हिंदी में अंत में आती है, वाक्य के लास्ट में आती है क्रिया। जैसे हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता क्या हुआ? लास्ट में आया है। तो इस तरह हर भाषा में, हर भाषा के वाक्य में जो क्रिया का स्थान है वो अलग अलग है। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं धातु। धातु क्या होता है? धातु होता है किसी क्रिया का मूल रूप, मूल अंश जो होता है वो होता है धातु। क्रिया का मूल या मूल रूप या मूलांश को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। जैसे खेलना, खेलना में जो खेल है वो मूल धातु है और ना प्रत्यय लगने के बाद वह क्रिया बन जाती है। ठीक है, इसी तरह पढ़ना, सोना, पढ़ना है जैसे पढ़, पढ़ क्या हो गया? धातु, ना प्रत्यय लगने के बाद वह क्या बन गया? क्रिया। तो इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित, और क्रिया के सभी रूपों में धातु रहती है। मूल तो रूप रहेगा ही ना, तो धातु क्रिया के हर रूप में रहती है। और धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे चल प्लस ना, चलना। चल क्या हुआ? मूल धातु, जो मूल रूप है, धातु रूप है। और ना क्या हुआ? प्रत्यय। और चलना फिर क्या बन गया? क्रिया। क्लियर? नेक्स्ट है, फिर इसकी पहचान कैसे करेंगे? हम क्रिया को कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए क्या कहा गया कि शब्दांश में ना लगाकर, जो मूल धातु है, धातु रूप है, उसमें अगर हम ना लगाकर पता लगा सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ना लगाकर देखें, यदि ना लगाने से क्रिया बन जाती है तो वह क्रिया का रूप है। ना लगाने पर क्रिया तो शब्दांश धातु है। जैसे मूल धातु होती है, धातु में ना लगाकर क्रिया बन जाती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि यह क्रिया है। तो ना प्रत्यय लगाकर हम क्रिया का पता लगा सकते हैं धातु में। ठीक है, और क्रिया के आगे करेंगे हम। क्रिया के बारे में क्लियर हो गया। क्रिया के कितने भेद हैं? तो मेन जो है, हम पढ़ते हैं क्रिया में कि क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक, सकर्मक, अ का मतलब जिसमें कर्म नहीं है, सकर्मक जिसमें है समेत, कर्म समेत।
ठीक है, तो क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब हम आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक। तो अकर्मक में क्या होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, ठीक है, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता और तथा और फल कर्ता पर पड़ता है, न कि कर्म पर। इसमें कर्म होता ही नहीं, अकर्मक में कर्म होता नहीं और क्रिया का फल है जो किस पे पड़ता है, कर्ता पे, ठीक है। जैसे हमने पीछे समास में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था, कारक में पढ़ा था यही चीज, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो ये सब कारक में पढ़ा था ना। वही चीज है कि जो क्रिया का फल है कर्ता पर पड़ता है और इसमें कर्म होता ही नहीं, तो वो क्या है, अकर्मक क्रिया। सकर्मक समेत जिसमें कर्म होता है। तो अब हम अकर्मक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे मीरा रोती है, इसमें मीरा क्या है, मीरा क्या है, कर्ता। रोती क्या है, क्रिया। रोती क्या है, क्रिया। यह करता है, यह क्रिया है। तो रोती रोना, रोना जो क्रिया कर रही है वो, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे, और कुछ है ही नहीं, इसमें कर्म है ही नहीं। तो रोने का जो प्रभाव मीरा पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। तो अकर्मक क्रिया जो होती है उसमें कर्म होता नहीं और जो क्रिया होती है उसका फल किस पे पड़ता है, कर्ता पे। सीता खेलती है, जैसे सीता खेलती है, तो खेलना क्या है, क्रिया, और खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सीता पे, और सीता क्या है, कर्ता। तो यह क्या होगी, अकर्मक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे सकर्मक। सकर्मक नाम से ही पता चलता है कि जिसमें कर्म होता है, कर्ता कर्म क्रिया। जैसे जिस क्रिया के साथ कर्म हो और क्रिया का फल किस पे पड़ता है, कर्म पर, कर्ता पर नहीं पड़ता, कर्म पर पड़ता है। क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, तो वह कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। जैसे राधा गीत गाती है, तो इसमें राधा क्या है, कर्ता, ठीक है, राधा क्या है, कर्ता। राधा है कर्ता, गीत क्या है, कर्म, गाती क्रिया, ठीक है। तो राधा करता है, गीत कर्म है, गाती क्रिया है। तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, इसमें गाती है, जो गाती है, गाना मतलब गा रही है, गाती है, तो उसका फल क्या गाती है, गीत। गीत क्या हुआ, कर्म, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पर। तो राधा गीत गाती है, तो इसमें राधा करता है, गीत कर्म है, गाती क्रिया है, और क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, तो यह क्या हुई, सकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे मोहन खाना खाता है, तो मोहन क्या हुआ, कर्ता, खाना कर्म, और खाता है क्रिया, खाता क्या हुआ, क्रिया। तो खाना क्रिया हुआ, क्रिया का फल किस पे पड़े, क्या खा रहा है वो, खाना। तो खाना जो क्रिया उसका फल खाता है, जो मीन्स खा रहा, जो क्रिया कर रहा है खाता, उसका फल किस पे पड़ रहा है, खाने पे, किस पे पड़ रहा है, कर्म पे। तो वह क्या हुआ, सकर्मक क्रिया, ठीक है, क्लियर। अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, फिर इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये समझ आ गया। फिर भी हमें कहीं कंफ्यूजन हो तो उसको पहचानने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि यह सकर्मक है या अकर्मक क्रिया है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है, एक तरह से कह सकते हैं हम। जैसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए दो क्वेश्चन है, अगर हम उसको अप्लाई करके, उसका यूज कर देख के, क्वेश्चन के रूप में उसका प्रयोग करके देखें, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर उन क्वेश्चनों का आंसर मिल जाए हमें, तो वो क्या हुई, सकर्मक। अगर उन क्वेश्चनों का आंसर प्रॉपर नहीं मिल रहा हमें, तो वह क्या हुई, अकर्मक क्रिया। तो जैसे इन्होंने क्या कहा है, सकर्मक अकर्मक क्रियाओं की पहचान, क्या, क्या और किसको या किसे,
इस तरह के 2 क्वेश्चन हम करेंगे। प्रश्न करने से होती है, यदि दोनों उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया है, और न मिले उनका आंसर तो अकर्मक क्रिया है। जैसे मोहन फल खाता है, मोहन क्या हुआ? कर्ता, फल क्या हुआ? कर्म, खाता क्या हुआ? क्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि क्या क्या खाता है? खाता क्रिया है ना, क्या खाता है? फल खाता है, तो हमें आंसर मिल गया। किसको खाता है या किसे खाता है? फल को खाता है, दोनों आंसर मिल गए, तो ये क्या हुई? सकर्मक क्रिया। अच्छा, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, बच्चा रोता है, बच्चा क्या हुआ? कर्ता, और रोता, रोना क्या हुआ? क्रिया। अब रोता है, रोता है, हम क्वेश्चन के रूप में हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, रोता, क्या रोता है? हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा। किसको रोता है? कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स क्या हुई? अकर्मक क्रिया। जब हमें इन दोनों क्वेश्चनों के क्या, किसको या किसे, इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे तो वह हुई सकर्मक क्रिया। अगर इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर हमें नहीं मिलते क्रिया के साथ तो क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। क्लियर? कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगता आएगी, बड़े इजी तरीके से बताया मैंने। फिर भी कोई मतलब आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं दोबारा इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो यह क्या हुआ? अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं और इसकी पहचान। अब आगे देखिए, सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो एक कर्मक में क्या होता है? उसमें एक ही कर्म होता है। जैसे शाम अखबार पढ़ता है, तो इसमें क्या, शाम तो हो गया कर्ता, अखबार कर्म और पढ़ना क्रिया, तो कर्म एक ही हो गया ना इसमें, अखबार एक ही कर्म हो गया। राम अखबार पढ़ता है, राम कर्ता, अखबार कर्म और पढ़ना क्रिया, तो इस क्रिया का फल अखबार पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, और इसमें एक कर्म है, तो एक कर्मक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द्विकर्मक। द्विकर्मक में क्या होता है? 2 कर्म होते हैं। द्विकर्मक में एक से अधिक कर्म होते हैं। जैसे माँ कर्ता होगी, बच्चे को पुस्तक पढ़ाती है, माँ बच्चे को पुस्तक पढ़ाती है, तो माँ क्या हुआ? कर्ता, बच्चे को कर्म, पुस्तक भी कर्म, पढ़ाती, पढ़ना क्या हुआ? पढ़ाना क्या हुआ? क्रिया। तो माँ बच्चे को पुस्तक पढ़ाती है, पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है? पुस्तक। किसको पढ़ाती है? बच्चे को। दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए ना हमें। क्या पढ़ाती है? पुस्तक पढ़ाती है। किसको पढ़ाती है? बच्चे को। तो ये दोनों क्या हुए? कर्म। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? 2 कर्म हो गए। माँ बच्चे को पुस्तक पढ़ाती है, पढ़ाना क्या हुआ? क्रिया, और पुस्तक क्या हुआ? कर्म, और बच्चे को, किसको पढ़ाती है? बच्चे को, तो इसमें क्या हुआ? 2 कर्म हो गए, तो द्विकर्मक क्रिया। तो इस तरह जो सकर्मक क्रिया है उसके 2 भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। क्लियर? अब हम नेक्स्ट करेंगे कि क्रिया के कुछ और भी भेद होते हैं। अब आपको मैं उसके बारे में बताती हूँ। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे फर्स्ट है मूल क्रिया, सेकंड है नाम धातु क्रिया, थर्ड है नामिक क्रिया, फोर्थ है प्रेरणार्थक क्रिया, नेक्स्ट है समस्त क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो इस तरह से संरचना की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद हैं। फर्स्ट है मूल क्रिया। तो मूल क्रिया में क्या है? जो क्रिया एक ही धातु से बनी हो, जिसमें न तो अन्य धातु का प्रयोग हो और न ही 2 धातुओं से मिलकर बनी हो, तो मीन्स सिर्फ एक ही धातु से बनी हो, वह मूल क्रिया होती है। ठीक है, जैसे मीना ने पत्र लिखा, तो इसमें क्या है? लिखा, लिखा जो है, लिखना नहीं, लिखा, मूल धातु ही है, इसमें एक ही धातु है और मूल धातु है, लिख से लिखा बना है। ठीक है, तो जो क्रिया एक ही धातु से बनी हो मूल क्रिया कहते हैं, तो यह मूल क्रिया है। मीना ने पत्र लिखा। ठीक है,
नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। सेकंड है नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे शर्म है, शर्म से शर्माना, गरम से गरमाना। तो यह क्या है? संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों से यह क्रिया बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर थर्ड, नामिक क्रिया। तो नामिक क्रिया में क्या है? संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों के आगे क्रिया कर लगाने से, संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों के आगे क्रिया कर लगाने से बनी क्रिया को क्या कहते हैं? नामिक क्रिया। जैसे दिखाई देना। अब दिखाई क्रिया है ना, दिखाई के साथ क्या? देना, दिखाई देना। सुनाई, पढ़ना, सुनाई क्रिया है, इसके साथ पढ़ना, तो यह क्या है? क्रियाकर शब्द है। दिखाई देना, सुनाई, पढ़ना। जैसे देना और पढ़ना क्या है? क्रियाकर है। और इसको एक नाम और भी कहते हैं, नामिक क्रिया को मिश्र क्रिया भी कहते हैं। मिश्र क्रिया भी कहते हैं इसका दूसरा नाम। और इसमें क्या है? संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों के आगे क्रियाकर शब्दों का प्रयोग होता है। क्रियाकर लगाने से बनी जो क्रिया है वह, जैसे दिखाई देना, सुनाई, पढ़ना। तो दिखाई और सुनाई तो क्रिया है, देना, पढ़ना ये क्या है? क्रियाकर शब्द है। तो इसके क्या नाम हो गया? नामिक क्रिया या मिश्र क्रिया। नेक्स्ट आ गया फिर प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक, प्रेरणा देना, मीन्स प्रेरणा इस सेंस में आ गया। जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी अन्य को कार्य करने के लिए कहे, प्रेरित करे। किसी और खुद कार्य न करके कर्ता किसी और से कार्य करवाए तो वो क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। जिसमें कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे शिक्षक बच्चों से पुस्तक पढ़वाता है, शिक्षक बच्चों से पुस्तक पढ़वाता है, तो इसमें क्या हुआ? पुस्तक पढ़ना नहीं, पढ़वाना। मीन्स जो टीचर है वो किताब किसी और से, मीन्स छात्र से या किसी और से पढ़वाता है, तो यह क्या, कौन सी क्रिया होगी? पढ़वाना, प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें जो कर्ता होता है वह स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, तो वो कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें क्या है? शिक्षक बच्चों से पुस्तक पढ़वाता है, पढ़वाता क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट आ गया फिर समस्त क्रिया। ठीक है, तो समस्त क्रिया में क्या है? जो क्रिया दो धातुओं के योग से संपन्न हो, मीन्स दो धातुओं से मिलकर बनी हो और दोनों धातुओं का अर्थ बना रहे। दो धातुओं से मिलकर बनी हो और दोनों धातुओं का अर्थ उस वाक्य में बना रहे तो वह समस्त क्रिया कहलाएगी। जैसे खेल कूद, मारकूट, मारकूट, मारपीट, मीन्स दोनों क्रियाओं का अर्थ बराबर अहमियत रखता है। मीन्स जो क्रिया दो धातुओं के योग से बनी हो, दो धातुओं से मिलकर बनी हो और दोनों का अर्थ बराबर इंपॉर्टेंस, महत्ता रखता हो वाक्य में, तो जैसे खेल कूद, मारपीट, तो जैसे खेल और कूद, हम एक क्रिया की इंपॉर्टेंस अलग अलग नहीं कह सकते, एक की कम नहीं कह सकते, तो दोनों की बराबर इंपॉर्टेंस है। तो जो क्रिया दो धातुओं के योग से संपन्न हो और दोनों का अर्थ बना रहे, जैसे खेलकूद, मारपीट। क्लियर? नेक्स्ट आ गया संयुक्त क्रिया। तो इसमें क्या है? दो क्रियाएं, संयुक्त से भी पता चल रहा है हमें, संयुक्त मीन्स, ठीक है, तो इसमें दो क्रियाएं होती है परंतु मुख्य अर्थ पहली क्रिया का ही रहता है। इसमें संयुक्त क्रिया में क्या है? दो क्रियाएं होती है परंतु एक मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, जो दो क्रियाएं होती है परंतु मुख्य अर्थ पहली क्रिया का रहता है। दूसरी क्रिया क्या होती है? रंजक होती है। ठीक है, जो मुख्य क्रिया पर अपना रंग चढ़ा देती है।
एक क्रिया मुख्य क्रिया होती है, दूसरी रंजक क्रिया होती है, और दोनों क्रिया संयुक्त रूप से उस वाक्य में काम करती है। जो रंजक क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया पर अपना रंग चढ़ा देती है या अपना असर दिखा देती है। ठीक है, जैसे वहां जाने, वह जाने कहां से आ मरा, मतलब कहां से आ मरा। आ तो क्रिया होगी मेन, मरा क्या हो गया, रंजक क्रिया। ठीक है, वह जाने कहां से आ मरा, कहां से आ टपका हम कहते हैं, जैसे आ क्या हो गया, मेन मुख्य क्रिया होगी, टपका क्या होगा, रंजक क्रिया होगी। ठीक है, तो इसी तरह लिख मारा, उसने यह पाठ लिख मारा। ठीक है, तो लिखना क्या होगा, मुख्य क्रिया, और मारा क्या हो गया, रंजक क्रिया। हंस पड़ा, हंसना तो क्रिया हो गया मुख्य, और पड़ा मीन्स रंजक क्रिया। तो इस तरह से ये संयुक्त क्रिया है, इसमें दो क्रियाएं होती है, एक मुख्य होती है, एक रंजक क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सहायक क्रिया। सहायक, ये तो हमारे 6 जो क्रियाएं हमने संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद थे वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट एक, इसके अलावा मान लो कोई क्रिया है, उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा हुआ तो हम कैसे बता पाएंगे। तो जैसे एक सहायक क्रिया है, असमापिका क्रिया है, समापिका क्रिया है, इन क्रियाओं के बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान या नॉलेज होनी चाहिए। सहायक क्रिया, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया भी होती है। जैसे हिंदी में कुछ क्रियाएं एक शब्द की, कुछ 2 शब्द की, कुछ 3 शब्द की, या 3 से अधिक की होती है। कुछ जो क्रियाएं हैं एक शब्द की, 2 की, 3 की, या 3 से भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो मूल क्रिया के साथ प्रयोग होने वाली जो क्रियाएं हैं वह सहायक क्रिया है। एक क्रिया मूल क्रिया होती है, और जो 2, 3, 7 और क्रियाएं होती है वह सहायक क्रिया के रूप में वाक्य में प्रयोग की जाती है। ठीक है, जैसे वह फिसला, वह फिसला, इतना ही वाक्य है, तो इसमें क्या है, फिसलना, फिसला जो है वो क्या है, क्रिया, मूल क्रिया होगी। वह फिसल गया, फिसल गया, तो फिसल क्या हो गया, मुख्य क्रिया है, और यह क्या है, सहायक। ठीक है, फिसल गया, तो फिसल क्या हुआ, मुख्य क्रिया, और गया क्या हुआ, सहायक क्रिया। ठीक है, और आगे देखो, वह फिसल गया है, फिसल मुख्य क्रिया, गया है, ये सारी सहायक क्रिया होगी। तो इस तरह वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है जिसमें 2, 3, 4 आगे ज्यादा क्रियाएं हो, बाकी सहायक क्रियाएं होती है। ठीक है, अब आगे हम समापिका क्रिया। समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया क्या होती है। हिंदी में क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में आती है, मैं तुम्हें पहले भी बताया था। जैसे अलग अलग भाषा के वाक्यों में क्रिया का जो स्थान होता है वह अलग अलग होता है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, नाउन के बाद ही आती है क्रिया। ठीक है, जैसे राम प्लेज फुटबॉल, तो राम क्या हुआ, नाउन। ठीक है, और प्लेज क्या होगा, क्रिया, तो नाउन के तुरंत बाद आ गई। और इसमें क्या, हिंदी में क्या है, एंड में आती है, लास्ट में आती है क्रिया। ठीक है, तो इस तरह विभिन्न अलग अलग भाषाओं में जो क्रिया का स्थान है वाक्य में वो अलग अलग होता है। ठीक है, भाषा के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है, हिंदी में क्रिया सामान्यतः आमतौर पर वाक्य के एंड में आती है, अंत में आती है, और वाक्य क्रिया से समाप्त होता है। जो वाक्य है क्रिया अंत में आती है वाक्य में, और क्रिया से ही वाक्य समाप्त होता है, इसलिए इसको समापिता क्रिया कहते हैं, समापिका क्रिया कहते हैं, क्योंकि क्रिया से ही वाक्य समाप्त होता है। ठीक है, तो जैसे राम विद्यालय गया, गया, गया क्या होगा, क्रिया, तो इसमें जो वाक्य है राम विद्यालय गया, गया से वाक्य खत्म हुआ है, इसलिए समापिका क्रिया है। सीता ने सेब खाया, खाया, गया, सीता ने सेब खाया, खाया क्या हुआ, क्रिया, और क्रिया से वाक्य का अंत हुआ, इसलिए यह क्या हुआ, समापिका क्रिया। नेक्स्ट आ गया असमापिका क्रिया। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें क्रिया अंत में ना आकर किसी और स्थान पे आ जाती है, जिससे वाक्य का क्रिया से अंत न हो, क्रिया वाक्य में अंत की बजाय पहले आ जाती है, तो वह क्या हुआ, असमापिका क्रिया। जैसे जो क्रिया वाक्य के अंत में न आकर कहीं अन्य स्थान पर आ जाती है तो
वहां पे क्या है, असमापिका क्रिया हो जाएगी। जैसे उसने डूबते बच्चे को बचा लिया। डूबते, डूबना क्या हुआ, क्रिया, और क्रिया कहाँ आई है, यह मुख्य क्रिया जो कितनी पहले आ गई, लास्ट में नहीं आई, पहले आ गई। उसने डूबते बच्चे को बचा लिया, तो मुख्य क्रिया कौन सी होगी, डूबते। इसी तरह अब बैठना, अब बैठना क्यों चाहते हो, अब बैठना क्यों चाहते हो, तो बैठना क्या होगा इसमें, मुख्य क्रिया। ठीक है, इसी तरह यह होगी मुख्य क्रिया। और इस क्रिया, यह जो क्रिया है यह वाक्य के एंड में नहीं, अंत में नहीं आई, बीच में आई है, पहले आ गई है, मीन्स इसीलिए असमापिका क्रिया हो गया। क्लियर, ठीक है। अब आपको, जैसे हमने पहले इस वीडियो में क्या पढ़ा, क्रिया क्या है, सकर्मक अकर्मक, ठीक है, फिर सकर्मक के दो रूप, दो भेद, और उसके बाद संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद पढ़े हमने 6। उसके बाद सहायक क्रिया, समापिका, असमापिका क्रिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो क्रिया का मेन सारा चीज आ चुकी, और मैंने बड़े ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं कहीं प्रॉब्लम आए आपको, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताइए, और मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको दोबारा समझाने की या सॉल्व करने की आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्रिया का जो टॉपिक है इसमें अकर्मक सकर्मक क्रिया है, जैसे ऑलमोस्ट उसी में से क्वेश्चन आता है, और मोस्टली कंपटीशन के एग्जाम में क्रिया में से क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें हिंदी का हमारा पार्ट होता है। ठीक है, और हिंदी क्रिया से संबंधित जो आज की वीडियो है, उससे आपको क्रिया का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आए, अच्छी लगे, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों में शेयर करना, और इसके साथ साथ जो नए छात्र जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू।